बिहार की जेनज़ी पीढ़ी ने जब अपना होश सँभाला और थोड़ी समझ विकसित हुई और धीरे-धीरे लोगों की शक्लें पहचाननी शुरू की होंगी और मम्मी-पापा को पहचानना शुरू किया होगा, तब से लेकर आज तक उनके जीवन में अगर वो बिहार से हैं, तो एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है नीतीश कुमार। वो हर बार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। इलेक्शन वॉच जब हम करते थे खबर गाँव के लिए तो एक बार उसमें लिखा भी गया था ये बात कि ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव इसीलिए होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकें। तो वो फिर बन गए हैं 10वीं बार। उन्होंने आज जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 तारीख है 20 नवंबर, आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है 10वीं बार। उनके साथ कई सारे मंत्रियों ने भी कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। जो 19 नवंबर की बातचीत आप लोगों ने खबर गाँव पर मेरे और ऋषिकेश की देखी थी, उसमें हम लोगों ने एक लिस्ट बताने की कोशिश की थी कि कौन-कौन से लोग मंत्री की जो सूची है मंत्रियों की उसमें हो सकते हैं। बीजेपी के कोटे से कौन हो सकता है, जेडीयू के कोटे से कौन हो सकता है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कौन-कौन लोग हो सकते हैं। इस वीडियो में ऋषिकेश के साथ हम लोग यही बातचीत करने वाले हैं कि आज जब मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद मंत्रियों ने शपथ लिया है, तो उसमें बीजेपी कोटे से कौन से लोग मंत्री बनाए गए हैं और कौन लोग जो पिछले टर्म में मंत्री पद हासिल किए हुए थे, उनका पत्ता कट गया है। ऋषिकेश, पहले तो कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है आज? देखिए कल जब हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे कि क्या गृह मंत्री हुँ, गृह विभाग के लिए मना लिया गया है या नहीं मना लिया गया है, वहाँ पे क्या पेंच फँस रहा है। लेकिन आज जब हम 14 मंत्रियों की लिस्ट जब हम देख रहे हैं, तो हुँ, कहीं न कहीं ये एक इंडिकेशन है कि अ, कुछ नेगोशिएशन ऐसा हुआ है जिसमें भाजपा ने अपनी संख्या बढ़ाई है, वो हुँ, 14 तक गए हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गृह विभाग कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, हुआ है। भाजपा की तरफ से वो चाहते थे लेकिन वो शायद नीतीश कुमार के पास गया जिसके बदले में कुछ और सीटें देनी पड़ी हो। तो एक तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने आज मंत्री पद की शपथ ली, उप मुख्यमंत्री दोनों बनेंगे और उसके अलावा क्योंकि कल हमने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पे बहुत विस्तार से बात की, हुँ, लेकिन फिर एक बार उस पे बात करनी होगी कि जब ये चुनाव हो रहे थे, तो स्पेशली सम्राट चौधरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके घिरे हुए थे कि तेजस्वी यादव बार-बार ये कहते थे कि आखिर उन्हीं से पूछिए ना कि आखिरी बार किसके सिंबल पर चुनाव जीते थे। हुँ, तो एक सम्राट चौधरी को सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। तो एक दबाव ये महसूस हो रहा था कि क्या सम्राट चौधरी को सिर्फ़ केंद्रीय नेतृत्व पसंद करती है या जनता के बीच भी एक अपील है? तो उनके पिता की जो पारंपरिक सीट थी शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी की हाँ, तारापुर तो वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया, जबकि उपचुनाव में वहाँ से राजीव कुमार सिंह जेडीयू से जीते थे। हुँ, लेकिन उनके लिए वो सीट छोड़ा गया और उनको आगे प्रमोट किया गया। 45,000 मतों से वो चुनाव जीत कर आए और बीच चुनाव में भी काफ़ी चीज़ें फँसी हुई थी उनके लिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन पर अटैकिंग थे जितने तरह के मामलों से उनको जोड़ा गया। तो डिग्री को लेकर या जो हाँ, पीछे हत्या के आरोप लग हाँ। रहे थे, वो चीज़ें वो निकाल कर ले आए। हाँ, गलत एफ़िडेविट की हुँ, बात हो रही थी और सबसे ज़्यादा कि जो गलत प्रोनंसिएशन था, हुँ, उसको लेके उनको घेरा जा रहा था और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वो उस चीज़ को डिज़र्व नहीं हुँ, करते और ये हालाँकि अभी भी चल रहा है कि जब आपको 7वीं फ़ेल ही बनाना था, तो 9वीं फ़ेल की बात क्यों करते थे? हुँ, क्योंकि ये इंडिकेशन उस तरफ कि न है कि सम्राट चौधरी ने आज तक ये नहीं बता पाए कि एग्ज़ैक्टली उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की है, क्या हुँ, चीज़ें उनकी रही है। एक कोर्स की बात करते हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, तो बस उतना ही वो बता पाते हैं। तो इस चीज़ को लेके एक बहुत भारी दबाव था। कई बार ऐसा लग रहा था कि वापस से ये रिटेन हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। लेकिन एक फिर अंदर खाने में ये चीज़ थी कि अगर जीत गए, तब तो बैक करेगी। लेकिन ये बात भी है कि अगर सबसे बड़े चेहरे अगर हार गए, तो कोई भी हाथ पीछे खींच लेना चाहेगा। तो हुँ, एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरे विजय सिन्हा को लेके तो यही चर्चा थी कि विजय सिन्हा की जो बौखलाहट थी पोलिंग के दिन, हुँ, उसी से लोग ये समझ रहे थे कि विजय सिन्हा तो गारंटीड हार गए। हुँ, लेकिन उन्होंने भी 25,000 वोटों से ये चुनाव जीता। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो जीते, वो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समन्वय बना के अगर उन्होंने काम किया, तो रिपीट करना ज़रूरी था क्योंकि अगर आप उनको रिपीट नहीं करेंगे आप देखिए कि जब आप आगे जब मैं सारे मंत्रालय आपको बताऊँगा, सारे विभाग में जो-जो आपको ये पता चलेगा कि भूमिहार जो चेहरे हैं, हुँ, बीजेपी की तरफ से यही हैं।
तो एक ये रिप्रेजेंटेशन तो आपको देना ही है। तो अगर इससे कटता तो एक नाराजगी उधर भी हो सकती थी। तो ये हो गया एक विजय सिन्हा का मामला। उसके बाद सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला है वो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। तो अब जब दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया है, तो उसके बाद से एक चीज बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि दिलीप जायसवाल भी लगातार उस मूड में थे, ठीक है। क्योंकि उन पे भी लगातार हमलावर थे प्रशांत किशोर ने जिन कुछ लोगों को पहला पकड़ा उसमें, हमला दिलीप जायसवाल पे ही हुआ। हालांकि उन्होंने थोड़ा मंगल पांडे को भी पकड़ा था लेकिन जल्दी खींच हाँ, लिया। हाँ, मंगल पांडे पे वो नहीं कह सकता। तो दिलीप जायसवाल पे वो बहुत ज्यादा अटैकिंग रहे। लेकिन ये चूंकि अब इतनी बड़ी सफलता मिली है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं, तो ऐसे में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है कि कोई एक क्योंकि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जाहिर तौर पे क्रेडिट तो एक जाता है, चाहे इसमें उनका रोल हो या ना हो। तो ये एक चीज है। और मैं आज एक चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि दिलीप जायसवाल हो सकता है कि राजस्व मंत्री बने। अच्छा। दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री बनेंगे। अब क्यों बनेंगे वो बाद की बात है, मेरा अपना एक प्रेडिक्शन ये कहता है। तो थोड़ा सा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष से अगर वो मंत्री पद पे अगर जाएंगे तो आप इसको प्रमोशन मानते हैं या डिमोशन? ये उनके लिए एक तरह से, मतलब मेरे ख्याल से ये उनके लिए प्रमोशन ही है। उसमें आपको फिर ये देखना होगा कि पावर स्ट्रक्चर में बीजेपी के जो भी बिहार के अध्यक्ष रहे हों, वो कहाँ पे फिट होते हैं। मंत्री पद ऑब्वियसली वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, और अगर राजस्व मंत्रालय मिलता है तो फिर वो एक बड़ा मंत्रालय भी है, उस लिहाज से आपको देखना पड़ेगा। और बीजेपी खासकर मतलब इस तरह से तो काम नहीं करती है कि ये प्रमोट हो रहे हैं या डिमोशन हो रहे हैं। वो इस तरह से देख के चलते हैं कि हमारा इक्वेशन कहाँ सेट हो रहा है। वो जाहिर तौर पे ऐसा नहीं है कि उनको पहले मंत्री बना दिया गया और अब सोचा जाएगा कि भाई एक नेता एक पद वाला सिद्धांत अब इन पे लागू होगा। वो पहले ही विचार हो चुका होगा कि अध्यक्ष पद पे किसको लाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो उनके लिए, क्योंकि आप ये भी देखिए ना कि हेडलाइन में वो कितना बने रह रहे थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही वो हेडलाइन कैच कर पाएंगे तो बतौर मतलब मंत्री। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भले कोई होता है, चुनाव में थोड़ी चर्चा होती है लेकिन उस समय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, प्रभारी भेजे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं पूरा हाईजैक कर लेता है मामले आप को। देखिए विनोद तावड़े उनसे ज्यादा चर्चा में रहे, पूरे चुनाव टिकट बंटवारे धर्मेंद्र से लेकर प्रधान धर्मेंद्र चर्चा, प्रधान रहे, नित्यानंद राय नित्यानंद राय तक उस चर्चा में आ गए। दिलीप जायसवाल पूरे चुनाव में तभी तक चर्चा में थे जब तक प्रशांत किशोर लगातार उनको अटैक कर रहे थे। जब प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भाई एक अटैक किया है तो मूर्छित हो गए हैं, अब होश में आएंगे तो दोबारा अटैक करेंगे, उसके बाद से देखिए वो हेडलाइन से गायब ही थे लगभग लगभग। तो हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से भी मुझे लगता है कि वो उनका प्रमोशन ही है कि वो ज्यादा चर्चा में रह सकते हैं। हाँ। उसके बाद जो बड़े फेज की बात करें, जब हम इन फेजेस की बात करते हैं तो इससे कहीं बड़ा एक फेज जो एक मतलब ना कि 1 साल के वनवास के बाद वापसी करता है, वो रामकृपाल यादव। लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी रहे थे। उससे पहले मीसा भारती को हरा के उनकी बेटी को हराकर पाटलिपुत्र के सांसद बने, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। तो इस बार जाहिर सी बात है कि चूंकि कद इतना बड़ा है रामकृपाल यादव का, और जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो 14% वाले जो वोट बैंक है, ठीक है, भाजपा यादव। को हमेशा ये कहा जाता है कि हाइपर नेशनलिज्म की बात अलग है, लेकिन अब जब कास्ट का इक्वेशंस उनका देखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तब आपको लगेगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको वैल्यू किया है। तो रामकृपाल यादव जाहिर तौर पे यहाँ पे इस चीज को डिजर्व भी करते थे। और चूंकि रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव जीत हाँ, कर आए हैं, रीतलाल यादव को उन्होंने और हराया है। रीतलाल यादव को हराया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। और खासकर सबसे बड़ी बात कि नंदकिशोर यादव के जाने से जो स्पेस खाली हुआ है, अब मुझे लगता है कि ये नंदकिशोर यादव विधानसभा स्पीकर पद से हटने के बाद शायद ही कहीं सक्रिय हैं, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। तो वो जो स्पेस खाली हुआ है, कहीं ना कहीं ये उसको भरने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक और बड़ा नाम नितिन नवीन। नितिन नवीन को जितना हम बांकीपुर के विधायक के रूप में नहीं जानते, उससे ज्यादा हम उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रियता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि एक व्यक्ति एक सिद्धांत, तो वहां नितिन नवीन एक ऐसे चीज है जो मंत्रालय भी संभाल लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव और तमाम वहां के क्रियाकलाप भी देख लेते हैं, उसके बाद अपनी विधायकी भी संभाल लेते हैं। पूर्व में मतलब वो मंत्री रहे भी हैं, रोड एंड कंस्ट्रक्शन के रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस संभाल चुके हैं। तो नितिन नवीन पे एक बार फिर से भरोसा जताया है, एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि उससे पहले जब ओम माथुर छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान जब प्रभारी थे तो ये सह प्रभारी थे, लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल बने,
उसके बाद इनको वो ऑटोमेटिक वहाँ के प्रभारी बन गए। तो फिलहाल ये अलग अलग तरह के रोल में है नितिन नवीन, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स आए उसके बाद उनके प्रति पार्टी का भरोसा, उनके प्रति जो दावा है, मतलब उनका जो अपना दावा है वो बहुत और मजबूत हुआ है। ऋषिकेश, बीजेपी अभी जिस तरह से काम करती है ना, ये आप भी मतलब हम लोग जब ऑफ कैमरा बीजेपी की पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं तो ये बात आती है कि भाई बीजेपी की अभी जो पावर स्ट्रक्चर की डायनेमिक्स है ना, उसमें बीजेपी चाहती है कि ऐसे लोग काम करें हम्म, जिनको हेडलाइन और चेहरा चमकाने से मतलब ना हो, लेकिन वो काम बहुत सॉलिड करके देते हो, है ना। हम्म, अगर आप काम बहुत सॉलिड करते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, उससे भी बीजेपी को फिलहाल तो जो उनका टॉप लीडरशिप है उससे दिक्कत है ही। उनका है कि स्क्रीन पे जो चेहरे दिख रहे हैं हम्म, वही दिखें, आप बैकग्राउंड में जाके काम कीजिए और पार्टी को जिताइए। तो नितिन नवीन जैसे नेता हो गए, या फिर आप देखिए कि विनोद तावड़े, हम्म। है ना, विनोद तावड़े ने किस तरह से यहाँ काम किया, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और तमाम चीजें, इतना बड़ा मतलब ये इन लंबा सबको आप पॉलिटिकल संगठन करियर। का व्यक्ति मान हाँ, के और चले। फिर भी वो यहाँ आके उस तरह से लग के काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की जब हम्म, रिजल्ट आ गया तो बहुत चर्चा हुई सोशल मीडिया पे कि भाई यूपी के प्रदेश हम्म, अध्यक्ष रहे बीजेपी के, कहीं उन्होंने पूरे बिहार चुनाव में इंटरव्यू नहीं दिखा लेकिन वो ग्राउंड पे हम्म। काम कर रहे थे। तो उस डायनेमिक में नितिन नवीन थोड़ा और भी बड़े हो और जाते हैं। नितिन नवीन को थोड़ा आप इस तरीके से देखें कि 4 बार वो विधायक बने हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी उम्र 45 साल है। हम्म। मतलब वो अपने जो और भी जो उनके समकक्ष जो नेता हैं, हम्म। उन सबसे उम्र में वो काफ़ी छोटे हैं। मतलब आप एवरेज 60, 65, 55 ऐसे आप देखेंगे। उसकी तुलना में नितिन नवीन की उम्र काफ़ी कम है और उन्होंने पार्टी को आउटपुट काफ़ी ज़्यादा दिया है। हम्म। उसके बाद मंगल पांडे। मंगल हम्म। पांडे संघ के बेहद करीबी हम्म। और स्वास्थ्य मंत्री थे। रहे पिछले और टर्म में। उसके बाद इनको भी एक बार रिपीट किया गया। मंगल पांडे भी लगातार बहुत ज्यादा विपक्ष के टारगेट में रहे थे। तेजस्वी यादव ने उनपे बेड बेचने का आरोप लगाया था कि उनके जो पीए हैं वो तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पटना के, वहां वो बेड बेचने का काम करते हैं। तो इस तरह के आरोप लगे। थोड़ा सा प्रशांत किशोर ने भी शुरुआत में उन पे अटैक किया था। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि इनको लेके हमेशा बहुत सवाल उठता था। लेकिन चूंकि संघ के करीबी हैं इसलिए उनको वापस रिपीट किया गया। इसके अलावा कोई फैक्टर है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये मंगल पांडे में देखता हूँ कि इस बार चुनाव में मतलब बीजेपी ने कहा कि जो ये मठाधीश बन के बैठे हैं पार्टी में, खासकर बिहार में, हम्म, और इतनी पॉलिटिक्स के बावजूद आप एक चेहरा उस तरह का नहीं निकल के आ पा रहा है पार्टी में, तो इन सबको भेजा कि भाई हो गया आप लोगों का हम्म, विधानमंडल, अब जाइए विधानसभा चुनाव लड़िए और जीत के दिखाइए, तब हम्म, पता चले कि आप कितनी पानी में हैं। तो सिवान वो गए चुनाव लड़ने, और मुश्किल चुनाव था उनके लिए, पहली बार का चुनाव, उसमें भी आप सिवान में जाके लड़ रहे हैं। सिवान ऑब्वियसली थोड़ा सा हम्म, आरजेडी डोमिनेटेड है वहाँ पे मामला, हम्म, चाहे कास्ट इक्वेशन देख लीजिए, मुस्लिम यादव जो हैं वहाँ पे डोमिनेटेड हैं और वो मोस्टली आरजेडी के तरफ हम्म, झुके हुए रहते हैं। उस चुनाव में जाके जो मंगल पांडे ने ये जीत हासिल की है, उसके बाद से उन्होंने मतलब वो रिटेन किया है कि हाँ मतलब मैं हम्म, हूँ एक नाम और मेरा है अपना पोजीशन। तो उसके बाद से ये जो मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, पिछली बार भी थे लेकिन वो हम्म, एमएलसी बन के हमेशा आते हम्म। रहे। तो इस बार जो मतलब पार्टी ने एक चुनौती फेंकी थी कि ये संभाल के दिखाइए कि आप मतलब हैं उस लायक, आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, वो उन्होंने इस बार प्रूव करके दिया है कि देखिए सिवान से जीत कर आ गया हूँ। मतलब एमएलसी और राज्यसभा वालों पे ये आरोप हमेशा लगते हैं हाँ, कि जनता से इनका कोई कनेक्ट नहीं है और ना ही वो उनके प्रति जवाबदेह महसूस करते बिल्कुल। हैं कि तुमने वोट तो हमको दिया नहीं, हमने अपना मतलब कोई भी व्यवस्था कोई भी समीकरण के हम्म। हिसाब से हम्म। हमें चीजें मिल जाती। तो इस बार उन सबको फेंका गया कि जाइए चुनाव लड़कर और आइए। इतना मजेदार है कि जब प्रशांत किशोर लिस्ट में एक एक करके नाम निकाल रहे थे बीजेपी के नेताओं के, उसमें मंगल पांडे का नाम निकला उनके प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस में, और फिर वो हट हम्म, गए, मंगल पांडे को मतलब ऐसे टच हम्म, करके छोड़ दिया उन्होंने। उसमें फिर ये चलने लगा कि अच्छा ये जो है कि पांडे पांडे इन लोगों ने जोड़ लिया है, और फिर वो उसमें हम्म, जिस तरह से ब्राह्मण पॉलिटिक्स हम्म, आया कि देखिए कहते तो हैं कि कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन जायसवाल चौधरी सिंह इन सबको पकड़ ले रहे हैं, ये पांडे जो थे मंगल पांडे, इनको इन्होंने छोड़ दिया, इन पे ज्यादा नहीं आक्रामक मतलब हुए मैंने हैं। जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी में भी इतनी नैतिकता नहीं बची हुई है कि वो हर चीज, हर गलत को गलत या फिर हर सही को सही बोल सके। क्योंकि उनको ये लगा कि कम से कम ब्राह्मण वोट तो हमारे साथ इंटैक्ट रहेगा हम्म। और कहीं ना कहीं यहाँ एक सेंटिमेंट उसके खिलाफ ना चला जाए। तो क्योंकि अटैक तो किसी ना किसी को करना ही है, हम्म। ठीक है, तारीफ भी किसी ना किसी की करनी ही है। तो कम से कम जिससे सबसे ज्यादा भरोसा है उस जाति की, जैसे हमने जैसे आप इस पूरे चुनाव को अगर आप देखे होंगे
तो एनडीए के जितने भी उम्मीदवार ये एनडीए के जितने भी स्टार प्रचारक आए, उन्होंने सबने शहाबुद्दीन को टारगेट किया। इसमें जेडीयू दूर रही, बीजेपी ने किया, बिल्कुल। क्योंकि उनका ये था कि पोलराइजेशन होगा, हमें इसका फायदा होगा। आप फिर ये देखें कि लालू यादव को सबने टारगेट किया एनडीए की तरफ से, लेकिन रीतलाल यादव को नहीं किया, अशोक महतो को नहीं किया, या फिर जैसे आप मोकामा में थे, आप बताइए कि जब उस रैली में जब अनंत सिंह जब जेल गए थे, उसके बाद जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने अनंत सिंह का नाम नहीं लिया। एक बार भी नहीं। दुलार चंद यादव हत्या की कोई चर्चा ही नहीं की तेजस्वी यादव ने। तो सही कह रहे हैं आप कि वो मतलब सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कि हमारा कहाँ क्या कास्ट इक्वेशन बैठ रहा है, जो हमने भूमिहार नेता उतारे हैं, अगर अनंत सिंह के खिलाफ बोले तो कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए, ब्राह्मण को बोल देंगे तो कहीं हमारे खिलाफ, ब्राह्मण जो एक चल रहा है सेंटिमेंट कि हाँ ब्राह्मण लोग हमारे साथ इंटैक्ट हैं, वो इधर उधर ना हो जाए। सही बात है। तो मतलब अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी आ गई है, पहले एक यादवों की पार्टी कहे जाने वाली तेजस्वी राजद, अब वो हर किसी को टिकट देते हैं, तो एक वो लालच भी आ जाता है। हालांकि हम थोड़ा हम बीजेपी की लिस्ट पे हाँ चर्चा कर रहे हैं, हाँ उधर आते हैं। एक और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से चुनाव जीते हैं, और सुरेंद्र मेहता विधायक बनने के साथ ही मंत्री भी बन गए। सबसे पिछले टर्म में खेल मंत्री थे। हाँ, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उनमें ये रही कि वहां पे गरीबदास थे कांग्रेस से, और अवधेश राय थे सीपीआई से, और वहां जो जीत हार का जो अंतर रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा वोट सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय को मिल गया। तो आप सोचिए कि ये आज अगर सुरेंद्र मेहता अगर वहां से विधायक बने या मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए महागठबंधन को ही कि उन्होंने उनके लिए एक ऐसा प्लॉट बना के दे दिया कि जहां से वो आसानी से वहां पहुंच गए। इसमें एक बात कहता हूँ, अभी तक जितने नाम हम लोगों ने गिनाए हैं जो भी मंत्रियों के, इन्हीं में से, क्योंकि जाहिर तौर पे मैं सीधे सीधे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे अभी अचानक याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। अभी तक जितने नाम लिए गए हैं, इनमें से एक नेता थे, चुनाव उनका बहुत गंदे तरीके से फंसा हुआ था और एकदम वैसा था कि ये हार जाएंगे, है ना। उन्होंने बाकायदा 11 दिन पूजा करवाया है बनारस के पंडितों से। 11 पंडित आए थे, सब युवा पंडित, है ना, और उन्होंने बाकायदा 11 दिन कर्मकांड हुआ है। और ये पता कैसे चला कि हम लोग दरभंगा सीतामढ़ी की तरफ घूम रहे थे, तो जैसे तैसे उनमें से किसी एक ने फोन किया कि आकाश जी ये बताइए कि वोटिंग तो आज हो गई, चुनाव जीत रहे हैं क्या, हाँ हमारे नेताजी। तो हमने कहा भाई अभी अभी वोटिंग खत्म हुई है, थोड़ा इक्वेशन देखा जाएगा, है अलग अलग रिएक्शन आएंगे तो पता चलेगा। अरे देख लीजिए, बताइएगा रिपोर्ट कि अगर हार गए तब तो बहुत सूखा सूखा रह जाएगा, जीत जाएंगे तो अच्छा खासा हमें दक्षिणा मिलेगा। तो मैंने इस तरह की भी चीजें इस बार बहुत चल रही थी कि भाई जीत जाओ जीत जाओ। अब बहरहाल वो जीते भी हैं और मंत्री भी उन्होंने शपथ ले लिया है। ठीक है। तो जैसे सुरेंद्र मेहता की हमने बात की कि वहां पे सीपीआई और कांग्रेस के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से इन तीसरे को फायदा हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उनके जो करियर की जो शुरुआत हुई है राजनीतिक करियर की, वो सीपीआई के स्टूडेंट्स विंग एआईएसएफ से हुई है। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। उसके बाद नारायण प्रसाद जो कि पर्यटन मंत्री रहे थे, नौतन विधानसभा से चौथी बार इस बार विधायक बने, और संगठन में बहुत ही मजबूत पकड़ वाले नेता वो माने जाते हैं। और जब हम इस पूरे लिस्ट को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें महसूस होता है कि जिन जो संगठन में जो मजबूत थे एकदम शुरुआत से या अभी तक, वो लोग ज्यादा इसमें प्रभावी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो नाम हैं जिन नामों की चर्चा रहती है, इसमें वो सब नाम हैं जो संगठन में बहुत मजबूत हैं। और इससे थोड़ा सा एक चीज ये भी है कि जो कास्ट वाला, जैसे सुरेंद्र मेहता हैं, ठीक है, धानुक समाज से आते हैं, या नारायण प्रसाद हैं, तो इन सबको लाके एक जो कास्ट डायनामिक्स है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोलते हैं, उसको सेट करने की कोशिश की है कि वो गोटी जो है बैठी रहे। कि आप उधर से मंगल पांडे को भी ले आ रहे हैं, विजय सिन्हा को भी ले आ रहे हैं, सुशील मेहता भी हैं उसमें, तो तमाम उनको बैठा के मतलब एक प्रॉपर जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, वो करने की कोशिश दिख ही रही है बीजेपी की। उसके बाद एक हैं लखेंद्र पासवान, पातेपुर से विधायक बने हैं, और बिहार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के ये संयोजक रहे हैं, और नित्यानंद राय के काफी करीबी में ये माने जाते हैं। तो एक ये हैं, और एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रमोद चंद्रवंशी। अच्छा। प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं। आमतौर पे देखिए कि इतने सारे विधायक जब चुनाव जीत के आते हैं तो उसमें एमएलसी को कौन पूछता है कि एमएल है ना, ये थोड़ा सा तो क्योंकि
बहुत सारे विधायक, जैसे आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि नीरज बबलू हैं, ठीक है, नीरज बबलू जैसे ही जीते, हर जगह पे ये खबर चलने लगी, और मतलब अलग अलग तरीके से लोग प्रोजेक्ट करवाने लगे, जितने राजपूतों के पेजेस थे उस पे, कि प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद, मतलब एक ये नहीं कि इनको आप दीजिए, वो इस तरीके का एकदम प्रेशर बनाने लगे कि धन्यवाद अमित शाह को, मोदी को, इनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एमएलसी इस तरीके से आता है, तो प्रमोद चंद्रवंशी इनको चुनाव, मतलब इनको मंत्री पद यानी देके, एक चीज जिसपे भाजपा ने फोकस किया है कि मगध में चंद्रवंशी जाति का बड़ा एक डोमिनेंस है, तो वहां भी कहीं ना कहीं इसी चीज को अपने रोल में लाने की कोशिश की है। और प्रमोद चंद्रवंशी का मंत्री बनना एक ये भी बताता है कि किस तरीके से बीजेपी में एक बेहद आम वर्कर, ठीक है, प्रमोद चंद्रवंशी स्टेशनरी की एक दुकान चलाते थे, तो एकदम बहुत एबीवीपी में पूर्णकालिक रहे हैं वो, और एकदम बहुत नीचे का कार्यकर्ता। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस देता है बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं को कि एक चांस रहता है, कम से कम एक पार्टी तो ऐसी है जिसको आप परिवारों की पार्टी नहीं कह सकते हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है प्रमोद चंद्रवंशी के बारे में, क्योंकि कई बार हमने पंकज त्रिपाठी के मुंह से उनका नाम सुना है कि पंकज त्रिपाठी एबीवीपी में रहे हैं, और उनको एबीवीपी में लाने का जो रोल था वो प्रमोद चंद्रवंशी का ही था, वही उनको राजनीति में, छात्र राजनीति में शुरुआत में लेकर आए थे। और उसके बाद एक और नाम रमा निषाद। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद। इसका क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने 19 नवंबर बीते कल जो वीडियो किया था, उसमें जो एक दो प्रेडिक्शन हम लोगों ने अपनी सीमित समझ में की थी, उसमें रमा निषाद का हम लोगों ने जिक्र किया था। प्रेडिक्शन लगभग सारे सही होते, लेकिन हमने उतना प्रेडिक्ट नहीं किया। मतलब उस गेम में जाना ही क्यों है, लेकिन जहां गए हैं वहां का क्रेडिट ले सकते हैं हम। क्योंकि जैसे रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है, और पहली बार वो विधायक बनी हैं। भूगेंद्र सहनी को उन्होंने हराया है 57,000 वोटों से। औराई की वो विधायक है, तो पहली बार के साथ ही उनको वो मिले। अब आप देखिए कि वहां पे निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई रही, ठीक है, तो उनका एक जीतना सबसे पहली चीज तो ये बताता है कि मुकेश सहनी की कोई मोनोपोली नहीं है, कि वही वहां से मतलब मल्लाहों का जो पूरा प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। तो इसलिए थोड़ा इस चीज को भी पुश किया गया है कि वो रमा निषाद को वो टिकट देके, और जब हम जेडीयू की सीटों पे, जेडीयू के मंत्री पदों की बात करेंगे, तो वहां भी इस चीज का ध्यान रखा गया है। और इसमें जैसे रमा निषाद वाले में मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी देख रहा हूँ कि हरी सहनी को जब टिकट नहीं मिला इस बार, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, और वो मतलब दुखी नजर आ रहे थे कि हमको टिकट नहीं मिला, हम तो बहुत काम कर रहे थे। और लगातार बीजेपी उनको हालांकि पिछले 5 सालों में बैक कर रही थी मुकेश सहनी का अल्टरनेटिव के तौर पे, कि ठीक है आपके पास मुकेश सहनी है, एनडीए छोड़ के चले गए हैं, तो हमारे पास हरी सहनी है, निषाद समाज की नुमाइंदगी यही करेंगे। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से बीजेपी की जो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो खासियत है कि ठीक समय पे दूसरी लाइन के नेता तैयार कर लेना, कि अब रमा निषाद पहली बार चुन के आई हैं, तो महिला, और साथ में निषाद समाज से आने वाली एक महिला विधायक, और उनको बनाया है अब इस बार मंत्री, तो वो एक विकल्प हमेशा खड़ा करके चलते हैं। और मामला ये है कि मुकेश सहनी को आप देखेंगे या फिर हरी सहनी को देखेंगे, अजय निषाद का जो परिवार है ना, वो थोड़ा बहुत एकदम पुराना, जिसको कहते हैं ना कि एकदम पका हुआ चावल, उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे, तो ये वाला एक पूरा बैकग्राउंड आता है। और जब आप किसी राजनीतिक परिवार से इस तरीके से आते हैं ना, जिनका एक अपना पुराना राजनीतिक इतिहास हो, तो अगर वहां पे थोड़ा भी चांस बनता है तो वो उस चीज को प्रमोट करते हैं। जैसा कल भी हमने बात की कि इससे एक तो महिला वाला बॉक्स टिक होता है, और एक ये वाला। और उसके बाद संजय टाइगर, कयामुद्दीन अंसारी को उन्होंने आरा से चुनाव हराया, और मतलब उनकी एंट्री संघ की ही तरफ से हुई है। ऐसा नहीं कि वो मतलब बीजेपी में शुरुआत से बहुत ज़्यादा उस तरीके से एक्टिव रहे, संघ के बहुत ही प्रिय हैं, अविवाहित रहे, और वो कहते हैं कि समाज सेवा में कोई बाधा ऐसी ना आए जिसके लिए उन्होंने शादी नहीं की। तो उन्होंने वामपंथ का एक गढ़ ही कह सकते हैं हम आरा को, तो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीते भी, और अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, और राजपूत जाति से आते हैं। तो एक ये वाली चीज, मतलब आप देखिए कि भूमिहार भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, निषाद भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं, यादव भी हैं। तो आप जब भी आप ये कहते हैं ना कि बहुत ही हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, तो
आप एक चीज को हमेशा भाजपा में लोग भूल जाते हैं कि वो उसके अंदर भी इस तरीके के समीकरण का बकायदा पूरा ध्यान रखते हैं। मैं वही कहता हूँ कि जैसे बीजेपी जिस भी चुनाव में उतरती है, आप जैसे चुनाव बीजेपी जीत गई और सब लोग सोशल मीडिया पे हाय तौबा मचाए हुए थे कि कोई अपने सुविधा के हिसाब से कह रहा था कि वोट चोरी हो गई, तो कोई 10,000 में उसको गिन रहा था, कोई नैरेटिव पे लेके जा रहा था। मैं मतलब मेरी समझ ये कहती है कि बीजेपी किसी भी आप जगह का चुनाव उठा के देख लीजिए, वो हारें या जीतें, वो 3 लेवल के साथ चुनाव लड़ते हैं। एक तो उनके पास वो मशीनरी है ही, जो पूरे देश से मंत्री लाके उतार देना, मुख्यमंत्रियों को लगा देना, वो एक मशीनरी है। ऊपर से वो नैरेटिव से कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और साथ ही जब ये दोनों आपको दिख रहा होता है साफ-साफ सामने, उसके पीछे जो नहीं दिख रहा हो होता है, वो है ग्राउंड वर्क, कि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो सोशल स्पेक्ट्रम को सेट कर रहे होते हैं। आरा में मतलब सोचिए कि संजय टाइगर जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी भूली तो नहीं होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूत और कुशवाहा का जो टकराव हुआ, उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा। आप शाहाबाद के चारों लोकसभा सीट हार गए। तो उसको देखिए कि किस तरह से बॉक्स टिक कर दिया, और आपको मतलब आपको दिख नहीं रहा है उस तरह से, अगर आप बहुत ध्यान से नहीं जा रहे हैं तो। और आप ये देखिए कि जैसे 14 मंत्री पद जो उसमें बने हैं, उसमें एक नाम श्रेयसी सिंह का भी है। जमुई से विधायक। तो जमुई से दूसरी बार वो हुँ। विधायक बनी, वो भी राजपूत जाति से आती हैं। तो एक चीज़ अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे उप मुख्यमंत्री पे तो उन्होंने विजय सिन्हा को दे दिया, एक बड़ा पद है। तो अब वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री भूमिहार को दे दिया, तो अब एक मंत्री पद तो भूमिहार के लिए नहीं बन सकता है। तो हो सकता है कि जो श्रेयसी सिंह और संजय टाइगर का जो पोर्टफोलियो हो, वो दोनों मिला के भी इतना मजबूत ना हो जो उप मुख्यमंत्री के बराबर हो। तो इन तमाम चीज़ों की कहीं अगर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है पद के स्ट्रेंथ में, तो संख्या बढ़ा दी जा रही है। तो इन चीज़ों का भी बाकायदा उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। अब हम चलते हैं जहाँ कुछ ऐसे नाम जो इस बार मंत्री पद की रेस से बाहर हो गए। तो पिछली बार मंत्री थे, मैं इस सवाल पे आना ही चाह रहा था कि ये तो वो लिस्ट होगी 14 लोगों की जो इस बार उस सूची में शामिल हो पाए, जिनका नाम कट गया। सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग है वो नीतीश मिश्रा का नाम शॉकिंग है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया गया, उद्योग, पर्यटन जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले, और जगन्नाथ मिश्र के वो बेटे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी एक तो ब्राह्मण चेहरों में अगर आपको उधर जाना है, क्या बोलते हैं, मिथिलांचल और सीमांचल के एरिया को अगर आप थोड़ा-सा वहाँ से अगर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व अगर आप लेना चाहते हैं, तो नीतीश मिश्रा का नाम ऑब्वियस सामने आएगा। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि नीतीश मिश्रा की छवि जितनी साफ-सुथरी रही है, मुझे लगता है उनके लिए कोई बड़ा किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो इंतज़ार कर रहा होगा। संभवतः अब अगर ये देखना होगा कि जैसे क्या ये फुल एंड फाइनल कैबिनेट हाँ, लिस्ट जैसे है जैसे जब हम लोग ना? ये भी कहते हैं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष वाली सीट अगर खाली हाँ। होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोशिश करेंगे कि एक ब्राह्मण को पहली बार इस जगह पे ला। तो कहने का मतलब किसी अगर बड़े का कटता है, और खासकर जब अगर उनकी छवि कोई ऐसी बहुत खराब ना हो, तो कहीं न कहीं एक चांस रहता है कि उनके लिए कुछ न कुछ रखा गया होगा। हुँ, और उसके बाद जब हम छवि की बात कर रहे हैं, तो फिर जीवेश मिश्रा। हुँ। जीवेश मिश्रा ने भी मंत्री रहे, जाले से विधायक हैं, श्रम संसाधन मंत्री थे, और उनका मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि थोड़ा-सा जातियों का प्रतिनिधित्व के मामले में ज़्यादा संख्या ना बढ़ जाए इसलिए उन्हें हटाना पड़ा, या फिर आगे उनको जगह दी जाएगी, या फिर ऐसा है कि तो बीते 2 घटनाओं के कारण जो विवादों में एक पत्रकार को पीटने का जो मामला सामने आया था, और ऐन चुनाव से पहले। हाँ, और एकदम चुनावों से पहले ही वो विवादों में हाँ। आ गए थे। और एक ये भी चीज़ आई थी कि तेजस्वी यादव जब उस पत्रकार से मिलने जाने वाले थे, हुँ, तो उस पूरे सड़क को खोद दिया गया था। तो हुँ, कहीं न कहीं जब इन चीज़ों का नैरेटिव जब सोशल मीडिया पे चलता है, तो जैसे क्योंकि लोकतंत्र में इतना तो हर आदमी उम्मीद करेगा कि ठीक है, एक पत्रकार से अगर मिलने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन हुँ। जब ये आएगा कि वो सड़कों को खोद दिया गया है, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो एक चीज़ तो वो है, और उसके बाद और दूसरा जिस पर भी जिस पत्रकार को मतलब पीटने के आरोप लगे, अव्वल तो आपने क्यों पीटा, ये तो कोई आपका अधिकार नहीं है, वो सवाल ही हुँ, पूछ रहे थे आपसे। हुँ, और दूसरा आप ये भी देखिए, क्योंकि हम लोग उस कास्ट डायनामिक्स से बात ही कर रहे हैं और बिहार में कोई भी बात होती है खासकर हुँ। पॉलिटिकल, तो उसमें वो कास्ट आ ही जाता है। जिस पत्रकार को पीटा वो निषाद समाज से आने वाले व्यक्ति थे। तो तेजस्वी यादव नहीं गए, उसके बाद मुकेश सहनी पहुंचे थे वहां पर, हुँ। है ना? तो वो भी एक तो बैलेंस करना ही है ना।
और उसके बाद दूसरा जो एक मामला है कि जब वो एक दवा कंपनी के जब वो निदेशक थे, तो उस दौरान जो मिलावट को लेके मतलब खबरें जिस तरीके से चली कि दवाइयों में मिलावट है, और उस टाइम पे ये डायरेक्टर थे, तो लगभग 16 लोगों पे उस टाइम मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्हें आरोपी बनाया गया था। तो उसमें भी इनका नाम आया था, जीवेश मिश्रा का, जिसके बाद कांग्रेस, उसके बाद जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम अलग-अलग विपक्षी दल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जीवेश मिश्रा पे हमलावर हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भी भेजा था। तो हालाँकि कोर्ट के ऑर्डर्स को जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा गया था कि जो मतलब एक सर्टेन एलिमेंट जो है, वो जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा था। कोई ऐसी मिलावट या धोखाधड़ी टाइप की चीज़ कोई उसमें नज़र नहीं आई थी। लेकिन हाँ, उसमें दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी। तो इससे जब जीवेश मिश्रा का नाम जुड़ा, क्योंकि वो जब निदेशक थे, तो इसके कारण उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित भी किया गया विपक्ष के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये 2 एक चीज़ें शायद नेगेटिव इलेक्शन से पहले जब उनके खिलाफ काम कर गई हो। लेकिन ठीक है, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन तो अभी होगा ही, और बहुत सारे मंत्रालय अभी बाकी ही हैं। तो देखते हैं कि फिर कैसे क्या चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी की लिस्ट थी जिसमें 14 जो मंत्री बनाए गए हैं, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार के साथ। उन पर हम बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के कोटे के ये मंत्री थे। इसके बाद हम लोग जेडीयू और बाकी जो डायनामिक्स है इस मंत्रिमंडल का, जिन्होंने आज शपथ ली है, उस पर भी लगातार बातचीत करेंगे। आप खबर गाँव से जुड़े रहिए, देखते रहिए। मेरा नाम आकाश है, साथ में ऋषिकेश हैं। शुक्रिया।